हेलो फ्रेंड, दिस इज CDP CTET चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो आज डिस्कस करेंगे CDP के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो एक टीचर की क्या भूमिका है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन बी है सुगमकर्ता की, ऑप्शन सी है निर्देशक की, ऑप्शन डी है तालमेल बैठाने वाले की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सुगमकर्ता की। टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर है। NCA 2005 में साफ साफ कहा गया है कि टीचर एक क्या है? फैसिलिटेटर, यानी कि बच्चे को सुविधा दाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन बी है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे की ये विशेषता नहीं है कि उसकी मानसिक क्रियाएं निम्न औसत की हों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर आपने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा तो 3 स्टेज हैं उसकी। कौन सा? पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत और पास्ट परंपरागत। और इन तीनों अवस्थाओं की 2 सब स्टेज हैं, 2 स्टेज और हैं। तो टोटल कितनी 6 स्टेज हो जाती हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर की आपकी विशेषता बतानी है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत मूल, ऑप्शन सी है पारिवारिक अपेक्षा, ऑप्शन डी है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्निहित संभावित दंड। यहाँ पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है? इसमें बच्चे के पास कोई नैतिकता नहीं होती है, वो ओनली दंड से डरता है। अगर उसको दंड मिलेगा किसी चीज़ को करने के लिए तो वो उस काम को नहीं करेगा, अगर दंड नहीं मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो वो उस चीज़ को बार बार करने का प्रयास करेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे टीचर बच्चे को होमवर्क देती है, लेकिन बच्चा उस होमवर्क को करने का मन नहीं है बच्चे का, फिर भी वो उस होमवर्क को करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको दंड, पनिशमेंट का डर रहता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं किया तो टीचर क्या करेगी? पनिश करेगी। तो इस स्टेज को पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की एज भी बोला जाता है, दंड एवं आज्ञाकारिता। बच्चा आज्ञा क्यों मानता है? दंड के कारण, यानी कि उसको दंड मिलने का डर रहता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थियों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी है कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, ऑप्शन सी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा? अब जो बच्चा जिस प्रकार की अधिगम विधि से सीखने में रुचि रखता है वो उस प्रकार की अधिगम विधि से सीख सकेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ऑप्शन सी है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, ऑप्शन डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त तरीका पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकलन क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होना चाहिए। सबसे अच्छा आकलन कौन सा माना जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एवोल्यूशन, यानी कि लगातार मूल्यांकन होता रहना चाहिए। बच्चे का ये नहीं कि 6 महीने में आपने सत्र में 2 बार परीक्षा ले ली, यानी कि साल में 6 महीने में 2 बार परीक्षा ले ली। इससे क्या होगा? बच्चे को सही रूप से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित आकलन क्या होगा? जैसे टीचर ने कोई लेसन पढ़ाया बच्चे को
और तुरंत ही उस लेसन का बच्चे से मूल्यांकन करें कि बच्चों को आकर ये लेसन कितना समझ में आया, बच्चों ने कितना सीखा है। ये क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित मूल्यांकन होगा। यानी कि जिस टाइम टीचर ने पढ़ा उसी टाइम बच्चे का उसने मूल्यांकन लिया कि बच्चे को कितनी चीज़ें समझ में आई हैं और क्या क्या समझ में नहीं आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी है समवैगिक चिंतन, ऑप्शन सी है अहमवादी चिंतन, ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन। चिंतन दो प्रकार का होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है, बच्चा एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में सोचता है। यानी कि अगर उसने एक बिंदु से सोचना किया तो वो उसके अलग अलग दिशाओं में सोचता है कि अच्छा इस प्रकार से भी इस काम को किया जा सकता है, इस प्रकार से। तो बेस्ट आइडिया तलाशने का प्रयास करता है। और जो अभिसारी चिंतन होता है उसमें क्या होता है, बच्चा विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर टिक जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो क्या है, एक ही आंसर होगा। आप घूम घाम के एक ही बिंदु पे आएंगे, यानी कि इसका आंसर फिक्स होगा कि भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली होगी। तो ये क्या है, अभिसारी चिंतन। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सृजनात्मकता में, ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है, बच्चा एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में सोचता है। जब वो एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में सोचेगा तो उसमें क्या होगी, क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, सृजनात्मकता क्या होगी उसकी बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन बी है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। यानी कि पहले पशुओं पर प्रयोग करो फिर बच्चों के चिंतन के बारे में समझो। ऑप्शन सी है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ किससे, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने इस बात के ऊपर बहुत बल दिया है कि बच्चे किससे सीखते हैं, उनका पूरा सिद्धांत इसी पे आधारित है, सामाजिक अंतःक्रिया पर। वो कहते हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन बी है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने का पर दंड ना देता हो। ऑप्शन सी है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हो और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। ऑप्शन डी क्या है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, यानी कि असावधानी के कारण बच्चा त्रुटियां कर देता है, अगर सावधानी पूर्वक करेगा तो नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि जब बच्चा कोई भी नई चीज़ सीखता है तो वो क्या त्रुटि करता है, यानी कि उससे कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है और वो गलतियां कर कर के ही आगे चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या है, उसकी सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। यानी कि जो बच्चे वंचित भूमि से आए हैं, जिनका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है या फिर जिनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड खराब है, तो इस प्रकार के बच्चों को टीचर को क्या तिरस्कार करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, उन विद्यार्थियों का पता लगाइए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत करें। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। टीचर को ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं या फिर जो संपन्न घरों से हैं उनको ही आदर्श रूप में प्रस्तुत करना है या उनको ही क्लास में इम्पोर्टेंस देना है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी क्या है,
कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। तो ये टीचर को एनसीएफ 2005 बिल्कुल ही इसका विरोध करता है। दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है टीचर को बच्चे को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें कि आखिर बच्चा किस प्रकार के बैकग्राउंड से आया, उसकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसकी किस प्रकार के कल्चर से आया, उसका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्या है, और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें कि यानी कि हाँ, सब प्रकार के बच्चे होने चाहिए, हर संस्कृति के, कोई बच्चा असम का भी हो, कोई या फिर कोई गुजरात का हो। तो इस प्रकार की विविधता से क्या होगा, बच्चे में एक दूसरे के कल्चर को सीखने का मौका मिलेगा। तो उसको क्या करना चाहिए, विविध मतों को प्रोत्साहन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश डैश में भिन्नता के कारण है। तो किस प्रकार की भिन्नता है इन दोनों में, जिस कारण से एक समूह में पढ़ना पसंद कर रहा है, एक अकेले में पढ़ना? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अभिक्षमता, ऑप्शन बी है अधिगम शैली, ऑप्शन सी है परावर्तक स्तर, ऑप्शन डी है मूल्यों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम शैली। यानी कि किसी बच्चे को अकेले में पढ़ना अच्छा लगता है, उनकी अधिगम खुद की पढ़ने की शैली है कि किसको किस प्रकार से किसी को समूह में पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो ये बिल्कुल गलत है कि उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो। जैसे अगर किसी बच्चे की मातृभाषा उड़िया है तो इसका मतलब है कि उसको अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा की कक्षा में क्योंकि प्रवेश ही ना दिया जाए। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या है? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है? जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए कि उनका बिल्कुल अपेक्षित रूप से छोड़ देना चाहिए कि मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी क्या है? शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि उसको मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रहा है तो दंडित करें, क्योंकि एनसीएफ 2005 में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि बच्चे की मातृभाषा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए क्लास में, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा में ही सबसे पहले चीज़ों को सीखता है और उसको आसानी यानी सहज रूप से सीख सकता है। तो वो एनसीएफ क्या कहता है? कहता है कि बच्चे को मातृभाषा को महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए और उसी में चीज़ों को सिखाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या कहा गया है? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ, शिक्षक को अगर कोई उड़िया भाषी है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो शिक्षक को सारी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और बच्चों को एक दूसरे की भाषाओं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर इस प्रकार से बी होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।